न्यूज पर हाजिर हूं मैं इसार खान। इंडिया चाहता है आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अदालत में सुनवाई के लायक है कि नहीं? श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का सवाल सुनवाई के लायक है कि नहीं? मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग का दावा सुनवाई के लायक है कि नहीं? इन तमाम सवालों पर आज अदालत ने कह दिया कि सुनवाई के लायक है, सुनवाई होगी। अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है 22 सितंबर की। तो इंडिया चाहता है मैं आपको दिखाऊंगी ज्ञानवापी पर आगे घमासान या समाधान। आप ये भी देखेंगे शो में कांग्रेस का फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा आरएसएस की हाफ पैंट जलाने पर क्यों है, और साथ ही जरूर देखिएगा मंदिर तोड़ने वाले पाकिस्तान को बाढ़ में अब मंदिर का ही आसरा। तो शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज की अदालती कार्रवाई से। आज अदालत ने यह तो मान लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो कुछ मंदिर की निशानियां मिल रही हैं उस पर मुस्लिम पक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन वो सब मामला सुनवाई के योग्य है। तो हमारा आज का सवाल अब इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी केस में अदालत के फैसले के बाद क्या मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की ढाल में मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के अपनी दलीलें मजबूत करता रहा, आज अदालत से उसको झटका लगा। अदालत ने साफ कर दिया कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बाधा नहीं। सुनवाई वाले फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है और मुस्लिम पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। तो अब आगे इस मुद्दे पर घमासान होगा या समाधान, इसी को समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हम सारे भारतवासियों से कहते हैं कि आज अपने घर में संग नगाड़े बजा। बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट तमाम चीजों पर उन्होंने क्लियर किया है। फैसला 150-200 पेजों में है। दिन कोई भी हो, काशी में हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई दे ही जाएंगे। लेकिन आज हर हर महादेव के नारे भक्ति में नहीं बल्कि विजय का घोष करने के लिए हैं। वाराणसी जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को माना सुनवाई की योग्य। क्या अब सामने आएगी वजू खाने की सच्चाई? ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? कोर्ट के फैसले से हिंदू समाज बम बम है, क्योंकि उन्हें लगता है सदियों से ज्ञानवापी के वजू खाने में बंद बाबा आदि विश्वेश्वर की मुक्ति का रास्ता खुल गया है। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो हिंदू पक्ष में थे, जो सत्य है, शिव तो सत्य है ना। संग नगाड़े बजाए। आज सारे हिंदू सनातन धर्म में खुशी का दिन है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महंकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोवन। वो निराकार संपूर्ण। आज काशी की जनता इसका बहुत बहुत बधाई करती है, इनको धन्यवाद देती है। बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी को खारिज किया, कोर्ट परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे से गूंजने लगा। हिंदू पक्ष को पहले से ही उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की दलील क्या थी और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने 3 कानूनों के आधार पर इस मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानने की कोर्ट से अपील की थी। इसमें पहला था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थल से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं हो सकती। एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्टेटस में कोई बदलाव संभव नहीं है। दूसरा तर्क वक्फ एक्ट 1995 को लेकर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आजादी के पहले से वक्फ एक्ट में दर्ज है।
तीसरा तर्क काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 का दिया गया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने इन तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस केस पर लागू नहीं होता। 7 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। अपने फैसले में जिला जज ने साफ कहा कि ये तीनों ही कानून किसी को भी भगवान की पूजा करने के अधिकार से नहीं रोक सकते हैं, भले ही वो मंदिर के दायरे में हो या उससे बाहर। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। दरअसल अब ये मामला सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी पर अधिकार को लेकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जाने का मन बना चुका है। उत्तर आने के बाद में इस चीज को इसमें इशू फ्रेम होंगे कि किस किस चीज पे बहस होगी, क्या क्या चर्चा का विषय बनेगा। उसके बाद में एविडेंस होगा, आर्गुमेंट होगा, एग्जिबिट होगा, गवाही कराई जाएगी, उसके बाद ये फैसला आएगा। कदम आपकी तरफ से क्या रहेगा? उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे, हाईकोर्ट के पास से बात करेंगे। हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, सर्वे में मस्जिद में मिले सबूत। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ये चौथी बड़ी जीत है। पहली जीत तब मिली थी जब श्रृंगार गौरी केस में निचली अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया था। दूसरी जीत सर्वे में मिले सबूतों से हुई। तीसरी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई जब कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत में भेज दिया, और चौथी जीत आज हुई है जब कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। वाराणसी से रणवीर, संजय त्रिपाठी, अजय दुबे के साथ अखिलेश आनंद की रिपोर्ट। दरअसल 4 महीने पहले बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में एक तरफ गर्मी प्रचंड थी, दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों की गर्मी भी जोरदार थी। तब अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे करवाया। मस्जिद परिसर के भीतर भी सर्वे हुआ, बाहर भी हुआ। उसमें मंदिरों के तमाम निशान मिले तो रहस्यों वाले 7 तहखाने भी मिले। उनमें मिले मंदिरों के निशान को हिंदू पक्ष समाधान मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत तक जाने की बात कर रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में हलचल है। वो हलचल ज्ञानवापी के उन 7 तहखानों से निकली है जिन पर जमाने से हिंदू मुस्लिम विवाद की धूल पड़ी हुई थी। वो हलचल 2-2 कोर्ट कमिश्नर्स की सर्वे वाली फाइलों से निकली है, जिसका एक एक अक्षर शिव शंकर का साक्षी बनता गया। यह हलचल उस शिवलिंग से भी उठी है जिसके मिलने के बाद काशी की धार्मिक और सियासी फिजा बदल गई। 16 मई को जब यह आकृति मिली तो इसे हिंदू पक्ष ने कहा था कि यही है असली शिवलिंग, और मुस्लिम पक्ष की दुहाई थी कि ये तो फव्वारा है। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम लोग। सबसे पहले आप उन दोनों रिपोर्ट को देखिए और समझिए जिनकी बुनियाद पर वाराणसी की अदालत को लगता है कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए। अजय मिश्रा की रिपोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी इलाकों पर थी, तो विशाल सिंह की रिपोर्ट अंदरूनी सर्वे की। मिश्रा की रिपोर्ट में खंडित देव विग्रह मिले तो विशाल सिंह की रिपोर्ट में वजूखाने में शिवलिंग मिला। मिश्रा की रिपोर्ट में परिसर के बाहरी हिस्सों में देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली, तो सिंह की रिपोर्ट में मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर जैसी आकृति मिली। मिश्रा की रिपोर्ट में पत्थर पर कमल बने हैं, तो सिंह की रिपोर्ट में भीतर भी कमल के निशान हैं। मिश्रा की रिपोर्ट में शेषनाग फन की आकृति की बात है, तो सिंह की रिपोर्ट में त्रिशूल और डमरू की बात है। मिश्रा की रिपोर्ट में सिंदूरी लाल रंग की आकृति की चर्चा है, तो सिंह की रिपोर्ट में तहखाने की दीवार पर धार्मिक निशानों की। मिश्रा की रिपोर्ट में दिया जलाने के स्थान को दिखाया गया है, तो सिंह की रिपोर्ट में स्वास्तिक निशान। जिस ज्ञानवापी मस्जिद को मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई से दूर रखना चाहता था, वहां मिले मंदिरों के निशान ही सुनवाई का आधार बने।
जो काशी में मथुरा में जाते हैं, क्या वो खुश होकर लौटते हैं? नहीं, दिल में एक दर्द लेकर निकलते हैं। वो दर्द कभी आक्रोश बन जाता है। और मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगी कि इस फैसले में भी इस बात की प्रसन्नता मनाइए कि आपकी याचिका सुनवाई के योग्य मानी गई। जिस तरीके से अदालत का ये फैसला आया है, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ, मगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकालें। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के अलग अलग हिस्सों में तमाम हिंदू प्रतीक मिले, भगवान शिव से जुड़ी निशानियां मिली, तो दूसरी तरफ जब मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए तहखाने खुलने लगे तो 7 तहखानों में इतिहास की कई सच्चाइयां करवट बदलने लगी। पहले तहखाने में पान, घंटी, फूल, कलश की आकृति मिली है। साथ ही हिंदी में लिखे 7 वाक्य मिले। दूसरे तहखाने में कोई दरवाजा नहीं है। पत्थर के पुराने खंभे मिले हैं जिन पर त्रिशूल, स्वस्तिक, कमल के निशान बने हैं। तीसरे तहखाने की चूने से सफेद पुताई हो रखी है। तो सवाल है, क्या उसमें कुछ ऐसी निशानियां थी जिसे मिटाने की कोशिश हुई? चौथे तहखाने में चूने से साफ सुथरी रंगाई पुताई की गई। 5वां तहखाना बिना दरवाजे का एक कमरा है जो मलबे से भरा पड़ा है। छठा तहखाना उस तरफ खुलता है जिधर मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद गुंबद की छत है। 7वें तहखाने में पत्थर पर मंदिर की आकृतियां बनी हुई है। साथ ही उसके कमरे में मलबा भरा हुआ है। अब ज्ञानवापी क्या है? बाबा विश्वनाथ के असली मंदिर का धाम या वो मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था? अदालत के फैसले पर राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा, इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें। क्या मेरे लिए कोई दूसरा मक्का मदीना है? आपने देश को तो बांट दिया, हमारी मंदिरें टूट गई, बहनें लूट गई, अब हम यहाँ भी अपने आराध्य को ना पूजें। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर होना और नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ होना ये बताने के लिए काफी है कि सच्चाई का मुंह किधर खुलता है। आखिर जिधर शिव शंकर होते हैं, नंदी भी उधर ही देखते हैं। तो ज्ञानवापी मुद्दा सबूतों की जंग जारी है और गुजरात में चुनावी जंग शुरू हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर इंडिया चाहता है में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जानिए आप। गुजरात पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऑटो में बैठने से रोका। इस बात को लेकर गुजरात पुलिस से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नोकझोंक हो गई। अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में अपने होटल से एक ऑटो वाले के यहां ऑटो में बैठकर खाना खाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन गुजरात पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को ऑटो में बैठने से रोका। ये तस्वीरें भी देख लीजिए जरा। पुलिस रोकती रही लेकिन अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठकर ही निकल गए ऑटो वाले के घर खाना खाने। दो मिनट रुक जा। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। बाकी ना लग जो ત્યાં અપડેટ કરવો કરજો. મારા વચ્ચે વચ્ચે ફોગ આવશે, હું સાફ કરતો રહીશ. आप मेरा ऑटो लेके कैसे खड़े हो सकते हैं? बताइए, मैंने क्या इतनी देर तक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। आपने इस ऑटो वाले को रोका हुआ, आपने मुझे रोका हुआ, सवारी को रोका हुआ, कैसे रोक सकते हैं?
अरे यार हद हो गई मुझे है तो क्या काकर में लखन अभी तक हमारी सिक्योरिटी जरूर नहीं हमारी छत ऊपर वालों मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी अपने घर में रखो, तुम्हारी अपने मुख्यमंत्री को दे देना। हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री, उसे बोलो थोड़ा घर से बाहर भाई ये बात छोड़िए। सॉरी सर आप नहीं भले नहीं જોડે આવે કઈ વાતો નહીં, હું તમને એ બધા જોડે આવે હું એમ જ કહું છું ખાલી અમે એક ઓટો છે બાકી ગાડી કેસ કરશે બરોબર છે એમ કહું છું આ ખાલી પવનટર બનાવે નહીં આવે બીજી રિક્ષા નથી જોતી આપણે એક રિક્ષા બેસી ગયા છે કહી દો એમને હું ભેગા બેસાડી દઉં છું ગાડી સામે રિક્ષા रईस गाड़ी काटी में सकते क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर, यहाँ से आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ। तो अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुजरात पुलिस से ये नोकझोंक गुजरात पुलिस को खरी खरी सुना रहे थे अरविंद केजरीवाल। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल की गुजरात पुलिस से ये नोकझोंक, ऑटो बहाना, गुजरात चुनाव निशाना। जी रोमाना, साफ तौर पर आज जिस तरीके से टाउन हॉल कार्यक्रम हुआ था, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरा कर रहे हैं और टाउन हॉल कार्यक्रम करते हैं, उस दौरान आज उन्होंने ऑटो चालकों से बातचीत की। ऑटो चालकों से बातचीत के दौरान एक ऑटो चालक ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो शाम का खाना उनके साथ करें, डिनर उनके साथ करें। केजरीवाल ने एक्सेप्ट किया और जब एक्सेप्ट किया तो आज अरविंद केजरीवाल शाम को अपने होटल से सीधा ऑटो चालक के घर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान ऑटो चालक जब किसी ऑटो में सवार होकर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने रोका। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का सवाल है, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ऑटो में बैठकर जाएंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, फिर आपको ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, लगातार बहस कर रहे हैं पुलिस से और कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ऑटो में बैठकर ही ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने गए अरविंद केजरीवाल। तो एक तो जंग गुजरात में चल रही है और दूसरी जंग भारत के असली तारनहार होने पर जारी है। कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, 5 दिन तक चल चुके हैं पैदल, लेकिन उनकी पार्टी दूसरी दिशा में चल चुकी है। वो आरएसएस की हाफ पैंट में आग लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के 145 दिन में वो आरएसएस को खत्म कर देगी। इस पर आरएसएस ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया और बीजेपी ने भी। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में संघ पर मचे घमासान को और संघ की पुरानी दास्तान को।
राहुल गांधी की पदयात्रा के 5 दिन बाद ही कांग्रेस के एक ट्वीट ने बड़ा सियासी घमासान छेड़ रखा है। पहले उस ट्वीट को देखिए, उसमें छपी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आरएसएस की पुरानी खाकी पैंट है जिसमें आग लगाई गई है। उसके नीचे लिखा है 145 दिन, अभी बहुत दूर जाना है। वहीं तस्वीर में ऊपर की तरफ भारत जोड़ो यात्रा लिखा है। इस ट्वीट के साथ ये रिमार्क भी लिखा है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक नेकर के जलाने के वाक़े की बात है, एक तस्वीर है जो दिखाई गई है, तो वो नेकर तो पहले ही उतर चुकी है, वो तो पैंट की शक्ल ले चुकी है। इतनी परेशानी क्यों है आज की तारीख में इनको? और अगर एक ट्वीट हो गया तो आरएसएस को लग रहा है जैसे उसका वजूद खतरे में पड़ गया। कहां तो कांग्रेस नफरत तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की दुहाई दे रही थी और कहां अब नफरत की आग तस्वीरों में ही सही लेकिन जला रही है। बीजेपी गुस्से की आग में भभक उठी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed. देश में आग लगाने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, भाई भाई को लड़ाने के लिए उनकी यात्रा इस काम के लिए है। और आगे आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि उसमें उस आग में ये भस्मासुर की स्थिति इन्हीं की होने वाली है। आरएसएस का इतिहास अगर राष्ट्रवाद की नई परिभाषा का इतिहास है तो विवादों का साया भी इसके पीछे पीछे चलता रहा है। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई। तब से ये संगठन कई उतार चढ़ावों के साथ गुजरता हुआ इस मुकाम पर पहुंचा है। आरएसएस पर पहली बार पाबंदी महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में लगी, लेकिन 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा लिया गया। दूसरी बार इमरजेंसी के दौरान 4 जुलाई 1975 को संघ पर पाबंदी लगाई गई। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये प्रतिबंध हटा। तीसरी बार बाबरी मस्जिद विध्वंस के साये में आरएसएस पर पाबंदी 10 दिसंबर 1992 को लगी। हालांकि 6 महीने बाद ही सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया। आज हाफ पैंट में आग वाली तस्वीर पर संघ ने जवाब तो दिया, लेकिन बेहद नपा तोला। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। 2 बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। जिन महात्मा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस के नेता देश को एक सूत्र में जोड़ने निकले हैं, उस गांधी का फलसफा यही था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन यहाँ तो एक ऐसे संगठन के पोशाक की खिल्ली उड़ाने के लिए कांग्रेस ने सारी परंपराओं को ताक पर रख दिया, जिसको कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्रियों ने सम्मान दिया था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड पर जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। संघ के जिस पोशाक में आज ये बदलाव आया है, उसकी कहानी भी काफी पुरानी है। 1925 से 1939 तक संघ की ड्रेस पूरी तरह खाकी थी। 1940 में सफेद फुल शर्ट लागू की गई। 1973 में लेदर के जूते की जगह बूट शामिल किए। एक विकल्प रेक्सीन के जूतों का भी रखा गया। 2010 में तीसरी बार बदलाव किया गया, तब लेदर बेल्ट की जगह कैनवास बेल्ट लगाई गई। 2016 में खाकी हाफ पैंट को फुल भूरे रंग की पैंट में बदला गया। हालांकि ये गुंजाइश रखी गई कि व्यायाम के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता हाफ पैंट पहन सकते हैं। लेकिन इतने सारे बदलाव के बावजूद आरएसएस की पहचान के साथ उसकी हाफ पैंट जुड़ी रही। कांग्रेस का हमला आरएसएस पर होता है तो प्रतीकों के रूप में उसी हाफ पैंट पर उसके नेता निशाना साधते हैं। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में?
बीजेपी के हर बड़े नेता की ट्रेनिंग आरएसएस की वैचारिक पाठशाला में हुई है। इसलिए क्या पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, क्या प्रधानमंत्री मोदी और क्या उप प्रधानमंत्री आडवाणी, सब में आरएसएस को लेकर सम्मान की जबरदस्त भावना है। मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। कि अगर मेरे जीवन में किसी एक आंदोलन ने सर्वाधिक प्रभाव डाला है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंदोलन ने प्रभाव डाला है, जिन्होंने मुझे देशभक्ति की शिक्षा दी, अनुशासन की शिक्षा दी। कभी आरएसएस के नाम पर जनता पार्टी की सरकार टूट गई थी, लेकिन उसी आरएसएस की बुनियाद पर बीजेपी पिछले 8 सालों से बहुमत वाली सरकार भी चला रही है। इंडिया चाहता है देख रहे हैं आप, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक साथ ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ के पीठाधीश्वर थे। उनके उत्तराधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य होंगे अभिमुक्तेश्वरानंद, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य होंगे सदानंद सरस्वती। और इस बीच आज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दे दी गई। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वैदिक विधि विधान से पवित्र मंत्रोच्चार और शंकराचार्य की परंपराओं का पालन, इसी रीति रिवाज के साथ जगत गुरु द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अनादि अनंत यात्रा पर निकल गए। हिंदू धर्म की परंपराओं के सबसे बड़े प्रहरियों में गिने जाने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को समाधि दे दी गई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को भू समाधि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी पार्थिव देह को इस गड्ढा खोद के इस जगह पे नीचे उतारा जा रहा है। ये पूरे मंदिर परिसर की ही जगह है जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये और स्वरूपानंद शंकराचार्य को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे परिसर पर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और निश्चित ही एक बड़ी भावभीनी विदाई है एक बड़े संत की। पार्थिव शरीर को पालकी पर बिठाकर समाधि स्थल पर लाया गया। भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था कि जिनकी बरगद जैसी छाया में भक्ति सांसें लेती थी, वो छाया अब नहीं मिलेगी। शंकराचार्य को उनकी इच्छा के मुताबिक ही नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर आश्रम में समाधि दी गई। और आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार गैंगस्टर्स से जुड़े। मूसेवाला की हत्या में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड तक बरामद किए। ऐसे में सवाल ये उठा कि जेल में बंद इन गैंगस्टर्स की मदद आखिर कौन कर रहा है? इतने अत्याधुनिक हथियार और पैसे शूटर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं? इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 केसेस दर्ज किए थे, जिन्हें अब NIA को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी सिलसिले में NIA ने आज गैंगस्टर्स के 50 ठिकानों पर रेड की। दरअसल ये जो मामला है वो अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। जांच एजेंसियों को जेल में बंद और विदेशों से ऑपरेट कर रहे गैंग्स का लिंक पाकिस्तान से होने के सबूत मिले। ये साजिश बेहद गहरी है। ये पाकिस्तान का वो प्लान है जिसके जरिए वो आतंक का नया खेल खेल रहा है और इसमें मोहरे बने हैं गैंगस्टर्स। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गैंगस्टर्स पर NIA की रेड। गैंगस्टर्स के 50 ठिकानों पर NIA का एक्शन। गैंगस्टर ISI का गठजोड़ तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई। NIA की अलग अलग टीमों ने आज लोकल पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक साथ रेड डाली। NIA के टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवानिया, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी, नीरज बवाना जैसे कई गैंगस्टर्स के ठिकाने थे। इस वक्त हम बवाना में मौजूद हैं और ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गैंगस्टर नीरज बवानिया का घर है और यहाँ पर भी NIA की टीम अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंची थी और यहाँ पर जो परिवार था उनसे NIA की टीम ने पूछताछ की। जिस तरीके से जो ये गैंगस्टर हैं इनके संबंध ISI से और कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है उनके साथ इनके जो नाम थे वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे।
कई सवाल हैं जिनके जवाब सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रहे थे। सवाल नंबर 1, जेल में बंद गैंगस्टर कैसे अंजाम दे रहे हैं वारदात। सवाल नंबर 2, शूटर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं अत्याधुनिक हथियार। सवाल नंबर 3, जेल में रहकर कैसे तैयार हो रही है गुर्गों की फौज। सवाल नंबर 4, क्या इन गैंगस्टर्स का है पाकिस्तानी खालिस्तानी लिंक। प्लान था कि फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करके ये दुबई में जाएंगे और या लैंड रूट से जाएंगे, अगर पासपोर्ट्स नेपाल में मुहैया हो गए तो दे विल फ्लाई। तो गोल्डी बराड़ इनका सूत्रधार था, वो इनसे इन टच था और जो पनाह दे रहे थे उनसे इनका तालमेल करवा रहा था। गैंगस्टर्स की बढ़ती वारदातों को देखकर गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके बाद केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एफआईआर के मुताबिक स्पेशल सेल को इनपुट मिला कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, विक्रम बरार, जग्गू भगवानपुरिया और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर देश की अलग अलग जेलों के अलावा विदेशों में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। विदेशों से हथियारों को मंगवाकर वो भारत में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी भी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस को AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिले थे। एनआईए को शक है कि ये हथियार सीमा पार से आ रहे हैं। सवाल ये है कि इन गैंगस्टर्स की मदद कर पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादियों के कमजोर पड़ने के 2 कारण हैं। पहला, वो उम्रदराज हो चुके हैं और दूसरा, एक पीढ़ी बदल चुकी है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का नेटवर्क ढीला पड़ चुका है। उनके इशारे पर काम करने वाले लोग अब यहाँ नहीं रहे। लिहाजा ISI पंजाब में आतंकवाद फैलाने के लिए गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों का जमकर इस्तेमाल कर रही है और पंजाब में चल रहे उसके आतंकी नेटवर्क का सबसे बड़ा मोहरा इस वक्त गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा है। रिंडा को ISI भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसके भारत के गैंगस्टर से लिंक। तो इनके कनेक्शंस हैं, अक्रॉस द बॉर्डर इनके कनेक्शंस हैं और ये कोशिश करते हैं जहाँ पे जो गैंगस्टर एक्टिविटी और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जिस तरह से मोहाली में इंसिडेंट हुआ, तो ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से प्रोएक्टिव है। लॉरेंस ग्रुप का हरजोत सिंह रिंडा के लिए काम करता है। रिंडा पाकिस्तान से पैसा हरजोत को भेजता है। हरजोत के जरिए पैसा गैंगस्टर और शूटर्स तक पहुंचता है। रिंडा के इशारे पर ये गैंगस्टर्स और शूटर्स ISI के टारगेट पर काम करते हैं। दाऊद इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है। पुराने खालिस्तानी आतंकियों की उम्र हो चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान ने ये नया तरीका तैयार किया है। जेल और विदेशों में बंद ये गैंगस्टर्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यही वजह है कि टेररिज्म और नार्को टेररिज्म का नेक्सस तोड़ने के लिए एनआईए ने कमर कस ली है। दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल था, ज्ञानवापी केस में अदालत के फैसले के बाद क्या मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए? जवाब आपका आंकड़ों में अब आपके सामने रखने जा रहे हैं और आंकड़ा आपके सामने 74% लोगों का जवाब हाँ में है कि हाँ, मुस्लिम पक्ष को दावा छोड़ देना चाहिए। हालांकि 26% ने ना में जवाब दिया है। फिलहाल इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।